नमस्कार। रउआ सभे देख रहल बानी संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में। गठबंधन आज पूरे देश में दो तरीके का राजनीति में, एक एनडीए और एक इंडिया। दोनों गठबंधन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की स्थिति लगभग मजबूत है संसद में। और अभी कुछ हाल में जब संसद के अंदर प्रक्रिया भइल है पक्ष के तरफ से विपक्ष के तरफ से, तो एक देख के आवे वाले भविष्य में इंडिया अलायंस गठबंधन और एनडीए गठबंधन के साथ जो समन्वय है का सरकार ऐसे निरंतर 5 साल तक चल पाई या बीच में सरकार गिर सकले, यही सब बात के लेकर के आज हम लोगों के साथ विचार करे बदे पत्रकार भी हम आप और एक विद्यार्थी भी है, एक शिक्षक भी है, अजीत कुमार जी। तो इनसे हम लोग आप लोग बात करल जी और विचार लेवल जी कि आवे वाले समय में सरकार कैसे चली और सरकार का स्थिति क्या रही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका परिचय। मेरा नाम अजीत भारती है और मैं एक पत्रकार हूँ जो द विशेष समाचार को या इनके जितने दर्शक हैं सभी लोगों को हार्दिक स्वागत और जो सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एनडीए और इंडिया गठबंधन पर आपके जो भी सवाल हैं आप कर सकते हैं। सर हम आपसे एक सवाल करल चाहब कि आवे वाले समय में क्या कहें से कि लगातार एनडीए के ऊपर इंडिया अलायंस का दबाव बना था, बराबर दबाव बना था और दिन प्रतिदिन ऐसा संभावना देखे के मिला था कि सरकार अब गिर जाले। आपके का लगत है कि सरकार गिर भी सकेले या पूरा 5 साल चला ले? देखिए, जो इंडिया गठबंधन और एनडीए है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो कांग्रेस का एक विपक्ष था देश में। पहले तो सभी दर्शक देश के जो वासी हैं, भारतवासी, इनको हम बता दें कि भारत चाइना नहीं है, अमेरिका भी नहीं है, नहीं तो आप कोरिया है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का देश है। जो बात कर लें हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी की, जय भीम अगर कोई बोलता है, इस पर हम प्रकाश डाल लें तो बहुजन समाज की बात कर लें, जो जाटो समाज से नेता आते हैं वो सिर्फ प्योर जो बाबा साहब की जय भीम बोलते हैं, उसके सिवा कोई नहीं। तो आप देखते होंगे कि जय भीम पीला वाला, जय भीम भगवा वाला, जय भीम नीला वाला, जय भीम जो है कि रेड वाला, जो लाल वाला, हरा वाला जय भीम, जय मीम। तो इस तरह जो है क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो एक कैंपेन आया, लोग तो बात करते हैं मानवर कांसीराम साहब के कि हम उनके कैंपेन पर चलते हैं, उनकी विचारधारा को मानते हैं। तो आप विचारधारा को मानते हैं तो ललका पिरका हरियरका नीलक्का ये सब कहाँ से आ जाता है उनकी विचारधारा को। लेकिन देश की जनता, आवाम, देश के दलित, पिछड़ा, संख्यक सब कुछ समझ रहा है। दूसरी बात है कि जो बात कर लेते हैं हम लोग इंडिया गठबंधन का। आप जानते हैं इंडिया गठबंधन 1 जून को ही 4 तारीख को मतगणना होता है, उसके बाद रिजल्ट आता कि किसकी सरकार बनती है। लेकिन उससे पहले ही बड़ी एक भूमिका बनाई गई कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और दिल्ली में बड़ी मीटिंग हुई जिसमें ममता बनर्जी ने परोक्ष रूप से समर्थन किया, लेकिन उसमें वो सम्मिलित नहीं हुई। स्वाभाविक चीज़ें भी हैं, उसमें सम्मिलित होने की उनकी कोई वजह खास नहीं थी, क्योंकि जब तक सांसद नहीं निकलेंगे तो ये इंडिया गठबंधन 2 चीज़ था। अगर इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत नहीं मिलता तो ईवीएम का दोष देता। ये बड़ी प्लानिंग वहाँ पर की गई थी। लेकिन देश की जो मीडिया है, बीजेपी ने जिस प्रकार से देश में कैंपेन किया, जिस प्रकार से इनकी मीडिया इनके साथ काम किया, मेन मीडिया स्ट्रीम जो टीवी की मीडिया है, उन्होंने जो पत्रकार हैं, जो पत्रिका चलाते हैं, मैगजीन चलाते हैं, ये लोग जिस तरह बीजेपी का साथ दिया, उस तरह मीडिया जो बहुजन समाज के प्रति जो काम कर रहे थे, जो जाटो समाज के प्रति काम कर रहे थे, जो बाबा साहब अम्बेडकर के लिए एजेंसियाँ काम कर रही थी, उनको ये लगा कि देश का संविधान खतरे में, इसलिए हमें बहुजन समाज की जो जितने भी पार्टियां हैं, जयप्रकाश की पार्टी को देखिए बुरी हाल हुई, बहुजन समाज पार्टी का बुरा हाल हुआ। ये नहीं कहा जा सकता, उनका कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन रहा, हर राज्य में प्रदर्शन अच्छा रहा। तो आप इसको देख सकते हैं बड़े पैमाने पर। तो इंडिया गठबंधन जो एक कैंपेन बना कि अगर हम हारते हैं तो ईवीएम का दोष देंगे, लेकिन जीतने के बाद ईवीएम का सवाल आया या नहीं आया, ये चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे। ईवीएम का सवाल नहीं आया था। ईवीएम के लेकर के गठबंधन के जो भी घटक रहा इंडिया गठबंधन के, कोई भी ईवीएम के लेके सवाल नहीं खड़ा के लिया और आवे वाले समय में भी नहीं लगा था कि इंडिया गठबंधन के तरफ से ईवीएम के लेके कोई प्रक्रिया आई।
ये बात तो आप बहुत सही पूछे नहीं। तो ईवीएम की देखिए वो आएगी बात ना, जब उसके पहले जब चुनाव हार रही थी तो ये बोले थे अखिलेश यादव जी, समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने भी कई बार कहे थे कि ईवीएम के मशीन में जिस तरह पेट्रोल में चोरी हो सकता है, जो ऑनलाइन उसका सिस्टम बनाया गया है, अगर तो ईवीएम में क्यों नहीं छेड़खानी हो सकती है, या उसके छेड़छाड़ करके हैक किया जा सकता है। आप देखते हैं कि किसी का अकाउंट है, आप आम जनता की बात कर रहे हैं, तो उस अकाउंट को आराम से साइबर क्राइम वाले आए दिन अखबार न्यूज़पेपर में सब जगह निकल रहा है को हैक कर ले। आप क्यों है, आपका आधार से सिक्योर है, पैन कार्ड से सिक्योर है, उसके बाद भी हैक किया जा रहा है। लेकिन जो ही इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है, या उनके साथ छोटे दल, क्योंकि उनकी हैसियत औकात नहीं है उतनी बड़ी कि इंडिया गठबंधन में वो बगावत करें, आप बोल पाएँ। दूसरी बात कर लें कि हम पार्टी की बात नहीं करेंगे, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बहुजन आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांशीराम जी के, तो बात कर लेते हैं हम पप्पू यादव हैं, उसके बाद राजस्थान से, गुजरात से जो 4-5 सांसद ऐसे जीत के आए हैं जो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच से उन्होंने अपना सीट निकाला, और देश को यही बात दिशा जनता को दिखाया कि जो हमने काम किया उसके बल पर जनता ने हमें चुनाव जिताया। तो इस तरह इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेताओं को इस बार सोचने को कि अगर जो मेहनत करता है समाज में, रोडों पर संघर्ष करे और कानून व्यवस्था पे बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, तो जनता ने उनको उठाया है। तो इस बार जो इंडिया गठबंधन माना जा रहा था कि निर्दलीय लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ऐसा हम लोगों को भी लग रहा था। लेकिन चंद्रशेखर जी तो न इंडिया गठबंधन में हम मान, न इंडिया गठबंधन में, वो तो अपने बल पर अपने पार्टी के लेके जीतल। हम वही बता रहे हैं ना कि जो इनके अलग जैसे, जो देखिए पप्पू यादव थोड़ा उधार, इन्होंने तो समर्थन मांगा था चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, लेकिन इनको भी नहीं मिला। वो अंबेडकर, जो प्रकाश अंबेडकर जी, उन्होंने भी इंडिया गठबंधन को अपना पत्र भी लिखा, उनको भी शामिल नहीं किया गया। लेकिन अगर बात इन नेताओं की बात कर लें, सिर्फ जाटो समाज के नेताओं की, तो इन्होंने बस खाली मायावती को टारगेट किया कि मायावती इंडिया गठबंधन क्यों नहीं जा रही है। उनकी अपनी राष्ट्रीय पार्टी अपनी स्वेच्छा है कि कैसी राजनीति करे। ये भारत है, हमने पहले ही कहा, चाइना नहीं है, तो कोई दबाव में उन्होंने राजनीति नहीं किया। अगर बात कर ले जो पप्पू यादव ने समर्थन दिया, आपको मालूम होगा कि उन्होंने अपने पार्टी का समाजवादी जो उनका दल है, उन्होंने विलय कर लिया कांग्रेस में। उसके बाद उनको चाहा कि मैं कांग्रेस से मुझे सीट मिल जाएगी पूर्णिया की, उनको नहीं मिला, वो निर्दलीय लड़े और चुनाव जीत गए। तो ये जनता ने तय किया कि जो हमारे बीच में काम किया हम उनको चुनाव जिताएंगे। तो इसे तमाम भारत में मुद्दे रहे हैं। अब हमको तो ये लग रहा है कि जो यूट्यूबर हैं, अब वो देश की सच्चाई नहीं, अब वो पक्ष और विपक्ष की तरह हो गए हैं। जो कांग्रेस को वोट देता है वो कांग्रेस की तरफ, जो बीजेपी को वोट देता है वो बीजेपी की तरफ। अच्छा, ये राजनीति में इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन के राजनीति में बहुजन राजनीति की आप कौन स्थिति में देखा थी? देखिए, बहुजन राजनीति में जो लोग लड़े हैं वो लोग सफल रहेंगे। जो लोग अपना अफसर शस्त्र रख दिए या अपने समर्थन कर दिए, उनकी राजनीति खत्म हो गई है। बहुजन समाज पार्टी ने लड़ा, अलग भी चुना, आप देखेंगे हर राज्य में 2%, 3%, 2.5% वोट उनका आया है, वो भी एक वजूद होता है। हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिमट गई, जो मुलायम सिंह यादव के समय कभी ऐसा नहीं हुआ था। हुआ है तो आप बता सकते हैं हमको? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ था। उनके समय में तो बहुत दूर तक थोड़ा बहुत हो जाता रहा, लेकिन इतना सीट भी नहीं निकलते रहे। ये पहली बार है कि समाजवादी पार्टी का इतना सीट निकला है। नहीं, ऐसी पहली बार नहीं है, हमें लगता है इससे पहले उन्होंने 35-37 सीटें जीते थे। मुलायम सिंह यादव उस समय रक्षा मंत्री बने थे, तो उनका एक माना जा रहा था कुछ समय प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन किसी कारणवश वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे। अच्छा, आपके लगा था कि ये सरकार 5 साल तक इंडिया गठबंधन चला पाई? देखिए, इंडिया गठबंधन नहीं चाहता कि हम सरकार बनाए। जिस तरफ 1 जून को अपना मीटिंग रखा, देश में ऐसा एक माहौल बनाया कि हम सरकार बना रहे हैं, और उन्होंने सोचिए जो आखिरी जो चरण का मतदान था उससे पहले इन बातों का ऐलान किया गया कि हम अपनी सरकार बनाए, इसलिए कि जनता के रुझान मेरे साइड में आया, मेरे तरफ है। तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाना अगर चाहता तो नीतीश जी को स्पीकर मिला, नहीं मिला। कृषि मंत्री मांगे थे, मिला, नहीं मिला। चंद्रबाबू नायडू की हालत वही चीज़ें। तो बीजेपी ने अपने मुद्दे पर कायम है। बीजेपी ने कहा कि हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, अपना हम रक्षा मंत्री बनाएंगे, हम अपना शिक्षा मंत्री बनाएंगे, हम अपना स्पीकर बनाएंगे। उसने हर चीज़ किया। इसका मतलब कि वो जो उनके साथ जुड़े हुए हैं उनको ये नहीं चाहता है क्या विशेष, हम बात कर लेते हैं इसमें, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला बिहार। और मतलब आप ही कहना चाहते हैं कि मजबूरी वश में नीतीश जी और नायडू जी वहाँ जाके गए हम जी, क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी अपना मीटिंग नहीं किया। क्यों नहीं मीटिंग कर रहे हैं? चंद्रशेखर मतलब आप ही कहना चाहते हैं कि नीतीश और नायडू एनडीए गठबंधन में
मजबूरी बस गई ना, इनके यहाँ मौका इंडिया गठबंधन में नहीं देवल गया। नहीं, ये चीज़ें नहीं, वो अपनी राजनीति उनके साथ की है, उनके गठबंधन में थे इसलिए उनके साथ शिफ्ट हो गए। लेकिन गठबंधन में शिफ्ट होने का ये नहीं होता है कि राजनीति में हम अपनी पार्टी को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि उनको जो चीज़ मांगे, स्पीकर नहीं मिला नीतीश को, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं मिला, चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिला, तो ये सारे पद नहीं मिले। इसका मतलब इंडिया गठबंधन अगर उनको मौका देता है कि हम आपको प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बनाते हैं, तो हमें लगता है कि वो इंडिया गठबंधन में वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो विचारधारा हमेशा उनकी मिलती जुलती रहती है। बाकी सुने में तैयार है कि उनके प्रधानमंत्री का ऑफर मिल रहा। नहीं, देखिए राहुल गांधी के मुंह से सुने हैं आप? नहीं, उनके मुंह से तो हम नहीं सुने। तो टिटपुजिए नेताओं के क्या औकात हैं? ये भी बात सही है। बताइए। अच्छा, आप ये बताइए, आवे वाले समय में नीतीश जी और उनकी पार्टी का स्थिति, लोग ये भी कहते हैं कि एनडीए गठबंधन में बीजेपी सरकार में जो जो पार्टी गए हैं, छोटी छोटी पार्टी, बीजेपी उनकर अस्तित्व ही खत्म करे के चक्कर में लगल है। जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना, तमिलनाडु के साइड में वो एक डीएमके करके है, और फिर बिहार के टारगेट के लिए है, यूपी में भी सपा बसपा के टारगेट है। तो ये पर आपका कहना? नहीं, देखिए, हम ये नहीं कहेंगे। जो हमने आपसे पहले कहा, जो पार्टियां लड़ रही है उनका अस्तित्व कोई खतरा में नहीं। हम बता दें कि 2000 जो बहुजन समाज पार्टी 2020 में बिहार का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो सीएम पद के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा थे, समता पार्टी से थे, वो अपने पार्टी से थे उम्मीदवार सीएम पद के। क्या चुनाव जीते? नहीं जीते, लेकिन उन्होंने, उनका समीकरण बना क्योंकि उनका समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गया था, इसलिए उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े तो इस बार सांसद में वो गए हैं चुनकर। तो राजनीति किसी का ख़त्म नहीं होगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन क्यों नहीं जीते? क्योंकि वो वैसी साहब भी थे, बहन कुमारी मायावती जी थे, वो भी थे, अच्छा प्रदर्शन भी था, लेकिन वो अपनी एक विधानसभा की सीट नहीं जीत पाए। तो ये अनुमान लगा लेंगे कि वो लोकसभा नहीं जीत पाएगा, लेकिन चुनाव जीते। अब हमने कहा पहले नहीं, जो लड़ेगा उसका इतिहास नहीं खत्म होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा का जो हालत भइल है, जहाँ से जौने मुद्दा के लेके पूरे देश में वो तहलका मचा के जो है कि 2014 से 2024 तक का शासन चलौले हैं, अब वही सीट अयोध्या भी हार गई ना, और बहुत काफ़ी उनके नुकसान यूपी में झेले के मिलला। तो ये नुकसान के पीछे का कारण हो सकेला? कौन ऐसा गलती और कौन ऐसा कमी है भाजपा के अंदर जेकरे कारण जनता इतना खफा भइल? कहाँ से कि इंडिया गठबंधन संविधान का दुहाई देते रहा कि संविधान खतरे में आवता, लेकिन वास्तविक रूप में जनता का देख के वोट दिले, ये आप बताइए। तो ये बताइए, जो अयोध्या से चुनाव जीत के गए हैं अयोध्या पासी जी, वो दलित हैं। अवधेश जी जो दलित हैं। भारत में सबसे अधिक संविधान को मानने वाले कौन लोग हैं? दलित लोग हैं। तो अगर संविधान पर खतरा आएगा तो वो पार्टी देखेंगे या फिर बीजेपी के साथ लड़ेंगे? बीजेपी के लिए तो नहीं लड़ेंगे। तब तो बीजेपी को है जो अपने समाज के लोगों ने छोड़कर अवधेश पासी को वोट दिया। आप बताइए, समाजवादी के साथ अखिलेश यादव जी के कितना दलितों का अवधेश पासी का बात मानेंगे? नहीं, वो नहीं मानने वाले हैं, वो तो ना मानिए, उनका तो नाटक बहुत पहले से सब देखा था। हम कह रहे हैं कौन चुनाव हराया? वो एक दलित का बच्चा लड़ा, बीजेपी को धूल चटाया है अयोध्या में, दिखाया कि संविधान की जीत है। अच्छा, एक चीज़ और हमके देखे के मिलल साहब कि जहाँ जहाँ संविधान के नाम पर चुनाव भयल, इंडिया गठबंधन सीट भी जीतल, लेकिन ओकरे बाद भी इंडिया गठबंधन दोनों ये चीज़ के माने से इनकार करत हम कि जो दलित वर्ग है वो या इंडिया गठबंधन या इंडिया गठबंधन के वोट दिले हुए। नहीं, देखिए, हम तो बहुत स्वागत करते हैं इस देश की जनता को, इस भारत के उत्तर प्रदेश जनता को, कि भारत में 75 वर्षों के बाद, आज़ादी के बाद पहली बार संविधान के मुद्दे पर चुनाव हुआ। ये बात तो सही है। जो लोग कतराते थे बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लेने के लिए, राहुल गांधी भरे मंच से कहा करते थे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते, और पहले देखिए संसद भवन खुलने से पहले ये लोग संविधान की कॉपी लेकर खड़े हुए थे। संविधान के कॉपी लेके खड़ा भई ना लोग, और उसके बाद संसद के अंदर भी संविधान जिंदाबाद का नारा भी लगौना। और अब बात कर लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी जो हार है उत्तर प्रदेश में। आप बता दें, हम 2014 का जब चुनाव हुआ तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे 56 रैलियाँ किए, यानी पूरे रैली में बाबा साहब छाए थे। 2019 का जब उनका लोकसभा का चुनाव हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, वहाँ पर उन्होंने जाके आगाज किया। लेकिन इस बार जो चुनाव था, प्रधानमंत्री मोदी जी को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, तो इस बार का ऐलान उन्होंने अयोध्या से किया कि हम लोकसभा में नहीं कर रहे हैं, अयोध्या राम जन्मभूमि से। हाँ, तो हम देखिए उनके आस्था पे ऐसी चीज़ें हम नहीं कहते हैं। आप जानते हैं शुरू से मैं धार्मिक चीज़ों पे आघात नहीं करता। नहीं, हम भी आस्था के लेकर के बात हम लोग न करल जी, बात यहाँ राजनीति के लेकर के होते
कि अयोध्या का सीट हारे के पीछे का कारण का है। कुछ लोग कहत हम कि यहाँ पे जो मंदिर बनावल गई है ओमन बहुत लोगन के घर टूटल, मुआवजा नहीं मिलल, ओके तकलीफ लेके लोग वोट नहीं देना। कुछ लोगन का कहना है कि वहाँ दलित वर्ग का एक व्यक्ति के गठबंधन जो है कि सीट दिलस ए बदे भजल, और कुछ लोगन का कहना है कि भाजपा बहुत ज़्यादा अत्याचार अन्याय करे लगल ए बदे। तो वास्तविकता के मानल जाए? नहीं, देखिए, जो अयोध्या की बात कर लेते हैं, अगर आपका घर उजड़ेगा, अगर गांव में किसी का जब घर उजड़ता है तो पूरा गांव विरोधी होता है। तो घर तो हज़ारों उजड़ गए। रही बात कि सरकार अगर 1000 घर उजड़ेंगे तो सरकार तो अवैध तरीके से किसी का कब्जा दिलवाएगी नहीं, या तो सरकार उसके अतिरिक्त बजट पेश करे, लंबा बजट होगा। अगर 1000 घर टूटते हैं तो उनके साथ वो ज़मीन जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है, जैसे 1 एकड़ होता है, 5 बिस्सा होता है, या 1 कट्ठा 2 कट्ठा होता है, इन सबको एकत्रित करने में कम से कम 200-300 करोड़ रुपए के खर्च आएंगे, इससे भी अधिक आएंगे। इसे ये तो नॉर्मल चीज़ें हम बता रहे हैं, 2-4-10 घरों का। तो इस तरह बीजेपी वहाँ पे हारना। अब बात कर लेते हैं वो सुरक्षित सीट था अयोध्या। तो हम हर मुद्दे बाद हमने कहा ना कि हम गोदी मीडिया की तरह बात नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूबर वाले भी, तो हमने कहा कि गोदी मीडिया की तरह नहीं, हम लोग एक सामाजिक रूप में हम लोगों को बात करना है, तो हम लोग वो तरीके का बात करल जी। हाँ, लेकिन जब अयोध्या जीत गए हैं, हार गए हैं, वो बातें नहीं हैं। बात ये है कि दलित पिछड़े सबको विकास कैसे होगा, हम इन चीज़ों पर बात करेंगे। अच्छा, एक बात आप बताइए, गठबंधन भी लगभग मजबूत था, सरकार भी एनडीए गठबंधन के ही, तो गठबंधन के इशारे पर या गठबंधन का जो ओकर फर्ज है और जो वादा करे कि चुनाव जीतल हम, तो का महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा ये सब मुद्दा के लेकर के वहाँ बात हो सकेले संसद में? का अब एम कमी, महंगाई में कमी, बेरोजगारी में कमी देखे के मिली, या फिर वही स्थिति बनल रही? नहीं, देखिए, जो बात करते हैं महंगाई के लिए, तो आप देखते होंगे जिस गांव से हम लोग आते हैं, जो शहर से आ रहे हैं, कोई खेतों में कार्य नहीं करना चाहता है, मौसमी फसलें हो रही हैं। तो आप जब इसको चक्र के आधार पर अगर आप खेती बाड़ी करते हैं, आप दूर दूर तक चले जाएंगे, रहर नहीं मिलेगा आपको। मटर की खेती नहीं है, तीसी का खेती नहीं है, सरसों का खेती नहीं है, दूर दूर तक खाली धान या तो फिर गेहूँ, धान गेहूं का। तो आपका अगर ये सब चीज़ें नहीं होगा तो बताइए महंगाई घटेगा कि बढ़ेगा? जनसंख्या बढ़ा तो ये सरकार पे हम नहीं कर रहे हैं। सरकार कुछ चीज़ों पर महंगाई कर सकती है, लेकिन कपड़े सस्ते हो सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज सस्ते हो सकते हैं, नेट, ये सब चीज़ें। जो शिक्षा है, जो शिक्षा को जो 6% जो खर्च आना चाहिए, वो 4% अब भी भारत में होता है। तो 1%, 2% जो उसका बचता है बजट, तो उसको सरकार क्यों नहीं कम करती है? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, तो वो नहीं इस बात को उठा रहे हैं। उन्होंने, अब देखिए, पहली बात चंद्रशेखर आज़ाद जी बात कर लेते हैं दलितों की, एक छोटी संसद की बात कर लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं सारे मुद्दे तो बेरोजगारी को उठ ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो खाना बनाने वाली महिलाएं हैं उनकी वेतन में वृद्धि की जाए। ये बड़ी बात उन्होंने कही। उनके वेतन में वृद्धि किया जाए, आशा जो है उनकी भी कुछ सुविधा बेनिफिट मिले, और बहुत कुछ वो अपने बात में रखना। नहीं, आशाओं को तो मान लीजिए उनका कुछ न कुछ वेतन होता है, वो आंदोलन कर लेते हैं, उनके पास कुछ पैसे रहते हैं, लेकिन जो 1500 में कार्य करती हैं, आप बताइए, जिला स्तर पर योगी आदित्यनाथ तक खाना बनाने वालों के पास एक बार चली गई तो उनकी सैलरी 3 महीने की ख़त्म होगी। आंदोलन करने गई थे, मतलब उनको आने जाने का खर्च होगा कि नहीं, आप बताइए? बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 दिन रहेंगे, आंदोलन करेंगी, तो बताइए 1500 में इंसान अपना फटा हुआ कपड़ा सिले या वो आंदोलन करे? आप बताइए। बड़े जो शिक्षकों के आंदोलन बड़े हो जाते हैं, अधिकारियों के बड़े आंदोलन हो जाते हैं, आम आदमी, गरीब लोगों का क्यों नहीं बड़ा आंदोलन होता है? गरीब आदमी अपने ही में परेशान है तो कहाँ से बड़ा आंदोलन करी? वो खही के नहीं, वो क्या था, अगर वो आंदोलन के चक्कर में पड़ी तो खैले भी ना मरी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो चंद्रशेखर जी ने जो आवाज़ उठाई है, बहुत ही अच्छा उठाया। वहाँ पे हम लोगों को भी गर्व हुआ कि देखिए हम लोग क्या हैं, देश के हम लोग भी अवाम हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं। तो भारत की जनता और देश की जनता का एक चीज़ और आपसे पूछल चाह, जात समय भी हम लोगों के पास सीमित था, कि जो बसपा बहुजन समाज पार्टी का जो हालत बढ़े, काफ़ी सीट पर लड़ रहे, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बाद बसपा ही बहुत ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ रहे, तो जो हालत बढ़े एक भी सीट ना निकल है, आवे वाले समय में बसपा का स्थिति का हो सके, ये चुनाव के देखते हुए आपका समझते आने वाले समय में? जो बहुजन समाज पार्टी या बहन कुमारी मायावती जो चुनाव वो विगत वर्षों से नहीं लड़ रही हैं, ये बड़ा कारण है। जो मोटी मोटा बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़ जो आरोप लगाते हैं जो पैसे के टिकट के लिए, तो आप जानते होंगे जो भी चुनाव होते, कोई भी पार्टी होती है,
फ्री में चुनाव नहीं लड़ता है, सब हर पार्टियां पैसा लेती हैं। और वैसे नहीं, किसी अगर ऐसा होता तो टिकट आम आदमी को मिलता। आप जानते कि गरीब व्यक्ति है, ऐसा नहीं हो रहा है। जिनके पास 150 गाड़ियां हैं लोकसभा में, उन्हीं को टिकट मिलता है, इसका मतलब फ्री में नहीं है। और आगे बात दलितों के पास नोटिस करेंगे इस बिंदु पर कि जो दलितों के पास जब पैसा होता था तो लोग कहते हैं इनके पास पैसे हैं, लेकिन 200 करोड़ के लगभग धनंजय सिंह का आया था बजट, एक भी सवर्ण इन बातों को मुद्दा नहीं उठाता है। क्योंकि अगर ये मुद्दा उठाने लगेंगे देश में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक उनसे दूर होने लगेंगे। अब बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की, जो रामजी गौतम हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, आकाश आनंद जी हैं। तो ये जो 3-4 चेहरे हैं, बहन जी पे कोई सवाल नहीं उठाता है क्योंकि वो बड़ी लीडर हैं, उनका जब इच्छा करेगा चुनाव लड़े या ना लड़े। लेकिन उनका जो ये नेता हैं, अगर वो फील्ड में होते तो बहुजन समाज पार्टी एक बेहतर प्रदर्शन करती देश में। ये नहीं लड़ने का वजह ही चुनाव बहुजन समाज पार्टी को सबसे अधिक आघात पहुंचाता है। मतलब इनका बड़ नेता पार्टी के चुनाव प्रचार में नहीं रहना। नहीं, प्रचार चुनाव में थे लेकिन इनको चुनाव लड़ाया नहीं गया। आकाश आनंद जी भी नहीं लड़ना और भी बड़े बड़े नेता लोग नहीं लड़ना। जैसे कि समाजवादी पार्टी में जो बड़े नेता होते हैं, हम कांग्रेस की बात कर लें, अजय सिंह। अरे कांग्रेस में तो खुद राहुल गांधी खुद लड़ा लम्बा, सपा में अखिलेश जी खुद लड़ा लम्बा, तो लोग तो खुद बड़ा नेता। हाँ, तो वो लड़ते हैं। जैसे कि अजय राजू चुनाव लड़े हैं बनारस से, वो नहीं भी लड़ते प्रदेश अध्यक्ष तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी में क्या है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनके बड़े चेहरे चुनाव नहीं लड़ते हैं। बड़ा चेहरा नहीं लड़ेंगे तो आप जानते हैं कि जो देश की राजनीति या बड़े नेताओं पे चुनती है, इसलिए कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो उनकी बातें सही रखी जाती हैं। आने वाले समय में राजनीति जो अपन करवट बदले थे, एक ये लेकर के आप युवा समाज और गरीब वंचित शोषित समाज के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो देश की जनता आवाम है, जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोग हैं, इनके पास शिक्षा तो बहुत महंगा होगी। अगर इनको राजनीति में इस्टेब्लिश करना है तो थोड़ा अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, अपने गांव में, अपने ज़िला में थोड़ी अपनी जान पहचान बनाएं और पढ़ते लिखते रहें, शिक्षा दीक्षा की अपनी प्रक्रिया रखे रहें। और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, जो गाँव छोटे कस्बे में जो अपराध होते हैं, उनको उठाएं। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे बड़े पार्टियों का खात्मा हो जाएगा। इतना जल्दी तो नहीं, लेकिन 15-20 सालों में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। भैया लोग, राजनीति में बहुत फेरबदल होता, बहुत फेरबदल हुई, लेकिन बहुजन राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखे कि मिला था। आने वाले समय में वो आप लोगों के भी देखे कि मिली। हमन के साथ जुड़ा रहना है भैया अजीत भारती जी। आप लोग वीडियो के पूरा देखब, जानकारी अच्छा लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करब, फॉलो भी करब। यूट्यूब फेसबुक हर जगह चैनल मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबको जय।